कौन कौन? मैं और एक हमारे पड़ोस। रुक जाओ, अरे वो तो बंद ही हुआ, अब तो खेलना, अब तो खेल ही नहीं पाता। विशेष ध्यान रखना, मेरा नहीं तो बंद करना, मेरे यहाँ तो आना भी थोड़े दिन। हटा लूँ इसे? हाँ इसको निकाल दो। पेन का कलर कल वाला अच्छा था जो कल था। ये वाला कैसे है? अच्छा मोटर कितना? हाँ सही, चला के देख लो एक बार, आप काट देंगे। हाँ सही है, ठीक है। एक मिनट देखो भाई, चेक कर लो। माइक लगाओ, माइक नहीं लगाओ। अरे ये तुम्हारा ये रुई किसने हटाई है माइक की? हटाई होगी भाई साहब। तो सर कितने दिन से नहीं बना रहे अभी? अभी तो मतलब वो चालू करेंगे। तो ऐसा हुआ ऐसे चल रहा है उनका तो। नहीं 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 बनाएंगे, मेरी बात नहीं हुई, करूँगी। देखो मैं दूसरे संदर्भ में करूँगी, आपके नहीं करनी, मुझे सम्यक की करनी है। ये ऐसे ही है। इसका ध्यान रखना। हाँ वैसे मेरे पास तो सही है, ठीक, चलो भाई। हेलो स्टूडेंट, न्यू इंडिया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर पुष्पा सारस्वत। भारतीय और पाश्चात्य नैतिक चिंतक और दार्शनिकों की कड़ी में जहां हमने सोक्रेटिस का नीतिशास्त्र, प्लेटो की मुख्य सद्गुण की अवधारणा और अरस्तु की गोल्डन मीन यानी कि मध्य मार्ग के सिद्धांत की अवधारणा का अवलोकन किया, उसी कड़ी में जहां हॉब्स को हम स्वार्थवादी मानते हैं, टॉमस हॉब्स जिनकी प्रसिद्ध रचना लेवियथन मानी गई है, और इंग्लैंड में चूंकि गृह युद्ध हुआ था और भाई भाई के खून का प्यासा हो गया था, तब टॉमस हॉब्स ने यही कहा था कि मनुष्य मानव जन्म से ही स्वार्थी है। तब तक वो किसी दूसरे के कार्य में हाथ नहीं डालता जब तक उसके हित या कल्याण नहीं होता। प्रत्येक का प्रत्येक के विरुद्ध संघर्ष और सामाजिक समझौते की अवधारणा टॉमस हॉब्स के प्रमुख नैतिक चिंतक और दार्शनिक सिद्धांतों में हमें दिखाई देती है। यदि हम पाश्चात्य नैतिक चिंतन में या पाश्चात्य नीति शास्त्र में हिडोनिज्म यानी कि हम सुखवाद की बात करते हैं, हिडोनिज्म अर्थात सुखवाद की हम बात करते हैं, सुखवाद जो है, सुखवाद जिसे हम हिडोनिज्म के रूप में जानते हैं, वह नैतिक अवधारणा जिसमें माना जाता है कि किसी भी कर्म अथवा नियम को अपनाने के परिणाम स्वरूप, आफ्टर रिजल्ट, परिणाम मूलकवादी हैं, ये परिणामवादी हैं। किसी भी कर्म अथवा नियम को अपनाने के परिणाम स्वरूप यदि व्यक्ति को सुख की प्राप्ति होती है, वह नैतिक अवधारणा जिस मूल सिद्धांत के नाम से जानी जाती है वह हिडोनिज्म यानी कि सुखवाद कहलाता है। यानी कि ये सिद्धांत वो सिद्धांत है जो इस बात को स्वीकार करता है किसी भी नैतिक सिद्धांत को अपनाने के परिणाम स्वरूप, परिणाम मूलक है। कांट जहां परिणाम निरपेक्षतावादी है, बेंथम मिल इत्यादि का सुखवाद परिणाम मूलक है, जहां व्यक्ति को सुख की प्राप्ति होती है, सुख की प्राप्ति होती है, वह सिद्धांत जिस नाम से जाना जाता है सुखवाद कहलाता है हिडोनिज्म। किसी भी कर्म अथवा नियम को अपनाने के परिणाम स्वरूप व्यक्ति को यदि सुख की प्राप्ति होती है, वह सिद्धांत सुखवाद कहलाता है। सुखवाद को लेकर के विभिन्न दार्शनिकों के सिद्धांत हैं, जिसमें सबसे पहले हम जे.एस. मिल की बात करेंगे। मिल के अनुसार सुख तथा आनंद परस्पर पर्यायवाची हैं। सुख आनंद का पर्यायवाची है। सुख कहो, आनंद कहो, आनंद कहो, सुख कहो, दोनों के मीनिंग एक हैं। सुख और आनंद को एक ही रूप में स्वीकार करने वाला दार्शनिक मिल को माना गया है। वहीं पर एपिक्यूरस जो है, एपिक्यूरस
सुख को शारीरिक तथा मानसिक कष्टों का अभाव मानते हैं। मानसिक कष्टों का अभाव मानते हैं। सुख क्या है? शारीरिक और मानसिक कष्टों का अभाव ही सुख है, ऐसा मानने वाले एपिक्यूरस हैं। और एक दार्शनिक आपके जो सिज्विक हुए हैं वो कहते हैं, सिज्विक के अनुसार सुख एक वांछनीय अनुभूति है। वांछनीय अनुभूति है, एक ऐसी अनुभूति है जिसकी हमें इच्छा करनी चाहिए। तो सुख को आनंद के रूप में स्वीकार करने वाला दार्शनिक जे.एस. मिल है। सुख को शारीरिक और मानसिक कष्टों का अभाव कहने वाले एपिक्यूरस हैं। और सुख को एक वांछनीय अनुभूति के रूप में स्वीकार करने वाले सिज्विक को माना गया है। तो स्टूडेंट, 3 प्रसिद्ध दार्शनिकों की डेफिनेशन हुई है। मिल, सुख प्लस आनंद, एक ही अर्थ में लेते हैं। एपिक्यूरस शारीरिक और मानसिक कष्टों का, और तीसरे दार्शनिक आपके हैं सिज्विक, जो एक इसे वांछनीय अनुभूति स्वीकार करते हैं। 2 टाइप्स ऑफ हिडोनिज्म, सुखवाद को प्रमुख रूप से हम 2 भागों में विभाजित करते हैं। हिडोनिज्म जो है, सुखवाद जो है स्टूडेंट, प्रमुख रूप से 2 वर्गों में विभाजित है। नैतिक सुखवाद और एक है आपके मनोवैज्ञानिक सुखवाद। नैतिक सुखवाद है और एक आपके मनोवैज्ञानिक सुखवाद है। नैतिक सुखवाद की जहाँ हम बात करते हैं, इसका संबंध चाहिए शब्द से है। नैतिक सुखवाद का संबंध चाहिए से है और मनोवैज्ञानिक सुखवाद का संबंध है से है। नैतिक सुखवाद के अनुसार सुख परम साध्य है। जैसे अपन एक आइडियल तत्व को मानते हैं, ये चीज़ है और इसको प्राप्त करने की हमें कोशिश करनी चाहिए। तो नैतिक सुखवाद में सुख को परम साध्य माना जाता है और कहा जाता है व्यक्ति को अपने समस्त कर्म सुख की प्राप्ति के लिए करने चाहिए। यानी कि नैतिक सुखवाद का एंड हमेशा चाहिए शब्द में होगा। तो सुख एक वांछनीय अनुभूति है। सुख एक वांछनीय अनुभूति है। व्यक्ति को अपने कर्म सुख की प्राप्ति के लिए करने तो चाहिए। सुख को परम साध्य मान करके, सुख को वांछनीय अनुभूति मानते हुए, परम साध्य मानते हुए इसमें माना जाता है कि व्यक्ति को अपने समस्त कर्म सुख की प्राप्ति के लिए करने चाहिए। और जो मनोवैज्ञानिक सुखवाद है वो इस बात को स्वीकार करता है कि व्यक्ति अपने स्वभाव से, अपने गुण से, अपनी प्रकृति से सुख प्राप्ति की कामना करता है, सुख प्राप्ति की इच्छा करता है में ख़त्म होगा। तथ्यपरक वर्णनात्मक सेंटेंस बनेगा कि व्यक्ति अपने स्वभाव गुण तथा प्रवृत्तियों से, एज उसकी जो मोशंस हैं तथा प्रवृत्तियों से सुख प्राप्ति की कामना करता है अथवा इच्छा रखता है। तो हिडोनिज्म को स्टूडेंट्स हमने देखा 2 टाइप्स, 2 भागों में हमने सुखवाद को बांटा था। एक तो नैतिक सुखवाद और एक मनोवैज्ञानिक सुखवाद। तो सुख को परम साध्य मानकर व्यक्ति को अपने समस्त कर्म
सुख की प्राप्ति के लिए करने चाहिए, ये नैतिक सुखवाद है। और व्यक्ति अपने स्वभाव से, गुण और प्रवृत्तियों से सुख की कामना ही करता है, सुख की इच्छा ही करता है स्टूडेंट, ये आपके मनोवैज्ञानिक सुखवाद है। यदि हम नैतिक सुखवाद को पुनः दो भागों में लेते हैं, नैतिक सुखवाद जो है, एथिकल हिडोनिज्म जो है, वो आपके दो भागों में पुनः गया, स्वार्थ मूलक नैतिक सुखवाद, और दूसरे को हम नाम देते हैं सर्वार्थ मूलक ऑब्लिक परार्थ मूलक, और इसी का जो तीसरा नाम है स्टूडेंट वो यूटिलिज्म, जिस टॉपिक पर हमें आना है उपयोगितावाद, यूटिलिज्म अथवा उपयोगितावाद कहलाता है। स्वयं के हित और कल्याण से संबंधित, स्वयं के सुख की प्राप्ति की इच्छा से संबंधित स्वार्थ मूलक है, और जहाँ अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम हित की बात की जाती है, अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की बात की जाती है, अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम कल्याण की बात की जाती है, उसे सर्वार्थ मूलक, परार्थ मूलक, या एक आइडियल शब्दावली में उसे हम उपयोगितावाद यानी यूटिलिज्म, तो यूटिलिज्म टॉपिक पर हमें आना है तो हम यकायक नहीं आ सकते। यूटिलिज्म पार्ट ऑफ हिडोनिज्म, जो उपयोगितावाद है वही सुखवाद है, सुखवाद का ही एक नाम उपयोगितावाद है। किसी भी कर्म अथवा नियम को अपनाने के परिणाम स्वरूप आफ्टर रिजल्ट यदि आपको सुख की प्राप्ति है, दैट्स कॉल्ड हिडोनिज्म, वो सुखवाद है। सुख को आनंद के अर्थ में लेने वाले दार्शनिक मिल हैं, सुख को शारीरिक और मानसिक कष्टों का अभाव कहने वाले एपिक्यूरस हैं, और सुख को एक वांछनीय अनुभूति के रूप में स्वीकार करने वाले सिज्विक हैं। नैतिक सुखवाद और मनोवैज्ञानिक सुखवाद, टू टाइप्स ऑफ हिडोनिज्म, ये दो सुखवाद के पार्ट हैं। जहाँ नैतिक सुखवाद इस बात की व्याख्या करता है कि चाहिए, और व्यक्ति अपने स्वभाव से करता है और चाहिए का बहुत बड़ा अंतर है स्टूडेंट। तो सुख को परम साध्य मानते हुए हमें उसकी प्राप्ति करने का प्रयास करना चाहिए, वो आपके एथिकल हिडोनिज्म नैतिक सुखवाद है। और फिजियोलॉजिकल जो हिडोनिज्म है, मनोवैज्ञानिक जो सुखवाद है, वो कहता है व्यक्ति अपने स्वभाव, अपने गुण, अपने प्रवृत्तियों से सुख प्राप्ति की कामना करता है, सुख प्राप्ति की इच्छा करता है। तो स्वार्थ मूलक सुखवाद और सर्वार्थ मूलक सुखवाद का ही दूसरा नाम स्टूडेंट उपयोगितावाद है। इसी को हम उपयोगितावाद अथवा यूटिलिज्म कहते हैं। तो आपके एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा मैं करना चाहूँगी, व्हाट डू यू मीन बाय यूटिलिज्म, उपयोगितावाद क्या है। उपयोगितावाद, यूटिलिज्म क्या है, उपयोगितावाद क्या है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे संबंधित आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो उपयोगितावाद की एक आपको डेफिनेशन देनी है। इसका एक टाइटल वर्ड्स, एक स्लोगन है, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम हित, अधिकतम सुख, हित अथवा कल्याण, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, हित अथवा कल्याण यूटिलिज्म यानी कि उपयोगितावाद कहलाता है। वह नैतिक अवधारणा जिसमें स्वीकार किया जाता है कि किसी भी कर्म अथवा नियम को अपनाने के परिणाम स्वरूप अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम हित हो सके, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम कल्याण हो सके, अथवा अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख की प्राप्ति हो सके, उनका कल्याण, अधिकतम पर ध्यान देना है, वो आपके यूटिलिज्म यानी कि उपयोगितावाद कहलाता है। अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम हित, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम कल्याण। उपयोगितावाद भी टू टाइप्स, दो भागों में अलग अलग रूप में बटा हुआ है। इसका विभाजन हम 4 भागों में करते हैं। कर्म संबंधी उपयोगितावाद, कर्म संबंधी उपयोगितावाद, कर्म संबंधी उपयोगितावाद, और दूसरा है आपके नियम संबंधी उपयोगितावाद।
कर्म संबंधी उपयोगितावाद और दूसरा आपके नियम संबंधी उपयोगितावाद। तो कर्म संबंधी उपयोगितावाद कर्मों को महत्व देता है, नैतिक नियमों को नहीं। यानी आपके एक झूठ बोलने से, कटघरे में खड़े होकर के आपके एक झूठ बोलने से यदि अधिकतम व्यक्तियों का हित हो रहा है, अधिकतम व्यक्तियों की रक्षा हो रही है, अधिकतम व्यक्तियों का कल्याण हो रहा है, तो आपको उस समय झूठ बोल देना चाहिए। यानी कि उस नैतिक नियम का इसमें कोई औचित्य नहीं है जिसमें माना जाता है कि व्यक्ति को सर्वदा सत्य बोलना चाहिए, सत्य का पालन करना चाहिए। नियम संबंधी उपयोगितावाद, हरिश्चंद्र की जीवनी आपने सुनी होगी कि सत्य बोलने के मापदंड पर उनका पूरी जिंदगी निकल गई थी। तो नियम संबंधी उपयोगितावाद तात्कालिक कर्मों की उपयोगिता को महत्व ना दे करके नैतिक नियमों की सार्वजनीनता, सार्वभौमिकता को महत्व देता है। तो कर्म संबंधी उपयोगितावाद नियम संबंधी उपयोगितावाद को महत्व नहीं देता और नियम संबंधी उपयोगितावाद कर्म संबंधी उपयोगितावाद को महत्व नहीं देता। करने योग्य बहुत सारे कर्मों में से हमें उस कर्म का चुनाव करना चाहिए जिसे करके अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम हित हो सके, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम कल्याण हो सके, अधिकतम व्यक्तियों का हित हो सके। और कर्म संबंधी उपयोगितावाद नैतिक नियमों को महत्व नहीं देता, जबकि नियम संबंधी उपयोगितावाद में तात्कालिक कर्मों की उपयोगिता को महत्व नहीं दिया जाता, अपितु नैतिक नियम की सार्वभौमिकता, नैतिक नियमों को महत्व दिया जाता है। एक और विभाजन है उपयोगितावाद का और ये बहुत महत्वपूर्ण विभाजन माना जा सकता है उपयोगितावाद। इसे हम एक और विभाजन के रूप में देखते हैं, महत्वपूर्ण है, जिसे हम बोलते हैं सुख मूलक उपयोगितावाद। सुख मूलक उपयोगितावाद और एक है आपके आदर्श मूलक उपयोगितावाद। आदर्श मूलक उपयोगितावाद। अब सुख मूलक उपयोगितावाद स्टूडेंट अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख को, मतलब आदर्श जो है, नैतिक आचरण जो है, परम साध्य जो है, लक्ष्य जो है, जीवन के आदर्श मापदंड, इनको महत्व नहीं देता है, केवल और केवल सुख को महत्व देता है। तो सुख मूलक उपयोगितावाद में अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख को महत्व दिया जाता है और इसके समर्थक दार्शनिक बेंथम, मिल और सिजविक को माना गया है। ये तीनों दार्शनिक सुख मूलक उपयोगितावादी हैं, जबकि हेनरी रैशडेल जो हैं वो आदर्श मूलक उपयोगितावादी हैं। उनके अनुसार माना जाता है कि सुखी जीवन का आदर्श नहीं है, अपितु ज्ञान, चरित्र, सद्गुण, जीवन की श्रेष्ठता, ये जीवन के आदर्श है। तो अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख को महत्व देने वाला सुखमूलक उपयोगितावाद, सुख के अतिरिक्त ज्ञान, चरित्र की श्रेष्ठता, उत्कृष्टता, सद्गुण, वर्च्यू, ड्यूटीज इत्यादि को महत्व देने वाला आदर्श मूलक उपयोगितावाद, जिसके समर्थक दार्शनिक हेनरी रैशडेल को माना गया है। तो स्टूडेंट एक एसेंस रूप में जैसे मैं आपसे 20 वर्ड्स के क्वेश्चन करना चाहूँ, व्हाट डू यू मीन बाय हिडोनिज्म? सुखवाद किसे कहते हैं? सुखवाद किसे कहते हैं? 20 वर्ड्स में आपसे पूछा जा सकता है। किसी भी कर्म अथवा नियम को अपनाने के परिणाम स्वरूप, अधिकतम परिणाम स्वरूप व्यक्ति को प्राप्त होने वाला सुख सुखवाद कहलाता है। सुखवाद के भेद बताइए। सुखवाद के भेद आपसे पूछे जा सकते हैं और आपको दो भागों में से बांटना है, नैतिक सुखवाद और मनोवैज्ञानिक सुखवाद। आपके नेक्स्ट मोस्ट क्वेश्चन बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय यूटिलिज्म? उपयोगितावाद किसे कहते हैं? उपयोगितावाद किसे कहते हैं? ये मेजर क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, 20 में आपसे पूछा जा सकता है। किसी भी कर्म अथवा नियम को अपनाने के परिणाम स्वरूप अधिकतम व्यक्तियों को प्राप्त होने वाला अधिकतम सुख, अधिकतम व्यक्तियों का कल्याण, अधिकतम व्यक्तियों का हित उपयोगितावाद कहलाता है। इसके विभाजन आपके आ जाए 20 से 50 में पूछा जा सकता है, देन यू विल डू दिस वर्क। कर्म संबंधी उपयोगितावाद, नियम संबंधी उपयोगितावाद, देन सुख मूलक उपयोगितावाद और आदर्श मूलक उपयोगितावाद।
अब यदि हम उपयोगितावादी कुछ महत्वपूर्ण दार्शनिकों की चर्चा करना चाहेंगे, जिसमें से निश्चित क्वेश्चन आ सकता है और आगे जाकर जो आलोचना के पात्र भी बने, उसमें सबसे पहला मेजर उपयोगितावादी दार्शनिक है जर्मी बेंथम। जर्मी बेंथम का यूटिलिज्म यानी कि उपयोगितावाद। कुछ टॉपिक्स में मैं बताना चाहूँगी, पहले इनके कुछ टॉपिक्स यानी पॉइंट्स बताऊँगी। जर्मी बेंथम के जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, जैसे जर्मी बेंथम सुख मूलक उपयोगितावादी माने गए हैं। सुख मूलक उपयोगितावादी, जिसे हम डिटेल में करेंगे। जो बेंथम है वो सुख मूलक उपयोगितावादी माने गए हैं। दूसरा इनके टॉपिक है मनोवैज्ञानिक सुखवादी। मनोवैज्ञानिक सुखवादी। तीसरा जो महत्वपूर्ण टॉपिक है इनका, सुखों के मध्य परिमाणात्मक भेद अथवा मात्रात्मक भेद स्वीकार करते हैं। परिमाणात्मक अथवा मात्रात्मक भेद स्वीकार करते हैं। चौथा पॉइंट इनके टॉपिक का है कैलकुलेशन ऑफ हीडोनिज्म। 20 में 50 में अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सुख कलन का सिद्धांत। सुख कलन का सिद्धांत, कैलकुलेशन ऑफ हीडोनिज्म, सुख कलन का सिद्धांत, ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके अलावा इनके जो सुखवाद यानी इनके उपयोगितावाद का टॉपिक है नैतिकता के पालन में 4 दबाव। नैतिकता के पालन में 4 दबाव। नैतिकता के पालन में 4 दबाव। और लास्ट में इनके दर्शन में न्याय की व्याख्या, थ्योरी ऑफ जस्टिस, न्याय की व्याख्या। यानी कि स्टूडेंट एक बात बताना चाहूँगी मैं कि जर्मी बेंथम के बारे में आपसे कुछ पूछा जा सकता है। एक जनरल सा क्वेश्चन मैं आपसे कर रही हूँ, जर्मी बेंथम के उपयोगितावाद को एक एसेंस रूप में बताइए। तो एटलीस्ट हर टॉपिक पर एक क्वेश्चन बनेगा, बट आपको एक एसेंस रूप में आना चाहिए। जर्मी बेंथम सुख मूलक उपयोगितावादी हैं, मनोवैज्ञानिक सुखवाद को सपोर्ट करते हैं, सुखों के मध्य केवल और केवल मात्रात्मक अथवा परिमाणात्मक भेद मानते हैं, गुणात्मक भेद, क्वालिटी का ना मानकर ओनली क्वांटिटी का जो भेद है उसे स्वीकार करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ हीडोनिज्म, सुखों को मापने के लिए जिस एक विशेष सिद्धांत का इन्होंने प्रतिपादन किया है, कैलकुलेशन ऑफ हीडोनिज्म, सुख कलन का सिद्धांत। और व्यक्ति समाज में रह करके नैतिक मूल्य, नैतिक मापदंडों का पालन क्यों करता है, इसके लिए बेंथम 4 दबाव, एक्सटर्नल जो प्रेशर्स हैं उनको स्वीकार करते हैं। देन बेंथम का जो थ्योरी ऑफ जस्टिस का सिद्धांत है, न्याय की व्याख्या है, इन सब को लेकर के आपको एक एसेंस रूप में बताना है। अब हर टॉपिक पर आपके क्वेश्चन बन सकता है। मैं सबसे पहला टॉपिक खोलना चाहूँगी, बेंथम सुख मूलक उपयोगितावादी हैं। सुख मूलक उपयोगितावादी हैं। भाई इसका मीनिंग ये है कि बेंथम के अनुसार किसी भी कर्म अथवा नियम को अपनाने के परिणाम स्वरूप अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख की प्राप्ति हो। इन्होंने आदर्श को, नैतिक चरित्र को, सद्गुण, इसको नहीं माना, सुख को जीवन का आधार माना, और वो भी अधिकतम, क्योंकि ये पेशे से जज थे, न्यायाधीश थे, जो ये चाहते थे कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम हित हो सके, इनके डिसीजन से अधिकतम व्यक्तियों का हित हो सके, अधिकतम व्यक्तियों का कल्याण हो सके। तो जर्मी बेंथम का सिद्धांत सुख मूलक उपयोगितावादी है, जिसके अनुसार माना जाता है किसी भी कर्म अथवा नियम को अपनाने के परिणाम स्वरूप अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख हो, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम हित हो, अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम कल्याण की प्राप्ति हो, तो बेंथम सुख मूलक उपयोगितावादी माने गए हैं। इसके अतिरिक्त जो बेंथम का सिद्धांत है कि बेंथम
मनोवैज्ञानिक सुखवाद को बहुत सपोर्ट करते हैं और उनकी एक कोटेशन है प्रकृति ने बाय नेचर, क्योंकि मैंने कहा था व्यक्ति अपने स्वभाव से, तो मनोवैज्ञानिक सुखवाद मैंने पहले बोल चुकी हूँ, व्यक्ति अपने स्वभाव से, अपने गुण से, अपनी प्रवृत्तियों सुख प्राप्ति की इच्छा करता है, कामना करता है। तो इनकी एक कोटेशन है जिसे हमें स्टूडेंट बैंथम के शब्दों में ही रिलीज करना पड़ेगा। प्रकृति ने मनुष्य को सुख तथा दुख दो शक्तियों के अधीन किया है। बाय नेचर, प्रकृति ने मनुष्य को सुख तथा दुख दो शक्तियों के अधीन किया है। आपको दो रस्सियों से टाइट करके प्रकृति ने भेजा है। एक सुख नाम की शक्ति है, दो पावर्स हैं, एक तो सुख है और एक आपके पास स्टूडेंट्स दुख है। और हमारा स्वभाव, मनोविज्ञान में बोल रही हूँ, मनोवैज्ञानिक सुखवाद को सपोर्ट करते हैं, व्यक्ति अपने स्वभाव से सुख की कामना करता है, दुख से बचने का प्रयास करता है, ये उसका नेचर है, ये उसका स्वभाव है। तो व्यक्ति अपने स्वभाव से सुख प्राप्ति की इच्छा करता है और दुख से बचने का या भागने का प्रयास करता है। इसलिए कहा जाता है बैंथम मनोवैज्ञानिक सुखवादी माने गए हैं। बैंथम के शब्दों में बाय नेचर प्रकृति ने मनुष्य को सुख तथा दुख दो शक्तियों के अधीन किया। व्यक्ति अपने स्वभाव से सुख प्राप्ति की कामना करता है, सुख प्राप्ति की इच्छा करता है और दुख से बचने का प्रयास करता है। बैंथम के जो सिद्धांत है उसमें एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है बैंथम सुखों के मध्य केवल और केवल परिमाणात्मक। इसके लिए मैं बहुत से शब्द यूज़ करूँगी। क्वांटिटी परिमाणात्मक अथवा गणनात्मक, ऑब्लिक जिसे हम बोल सकते हैं मात्रात्मक। ये तीनों शब्द एक ही चीज़ है। परिमाणात्मक अथवा मात्रात्मक भेद स्वीकार करते हैं, गुणात्मक भेद को, क्वालिटी के भेद को स्वीकार नहीं करते। सुख सुख है। तो बैंथम जो है जिसकी आलोचना आगे जाकर मिल नामक दार्शनिक करेंगे और वो कहेंगे परिमाण के साथ साथ गुणात्मक भेद भी होता है, क्वालिटी का भी होता है। व्यक्ति बौद्धिक सुख की ओर अग्रसर होता है। शारीरिक भौतिक सुख ही जीवन का लक्ष्य नहीं है, कुछ मेंटल जो उसको संतुष्टि चाहिए वो भी जीवन का एक उद्देश्य है। खैर वो आगे की बात है, मिल वाले टॉपिक में हम करेंगे। तो बैंथम के अनुसार सुखों के मध्य किसी प्रकार का गुणात्मक भेद नहीं पाया जाता है। गुणात्मक भेद नहीं पाया जाता है, अपितु सुखों के मध्य केवल और केवल मात्रात्मक अथवा परिमाणात्मक भेद पाया जाता है। सुखों के मध्य गुणात्मक भेद नहीं पाया जाता, सुखों के मध्य केवल और केवल मात्रात्मक अथवा परिमाणात्मक भेद पाया जाता है। जबकि मिल सुखों में मात्रात्मक भेद के साथ साथ गुणात्मक भेद भी स्वीकार करते हैं, बट बैंथम सुखों में केवल और केवल मात्रात्मक अथवा गणनात्मक अथवा जो परिमाण का है, क्वांटिटी का है, कम और ज़्यादा का है, और उसी को तोलने के लिए, उसी को मापने के लिए, उस मापक को तोलने के लिए, मापने के लिए बैंथम एक विशेष प्रकार का सिद्धांत लाते हैं, सुख कलन, कैलकुलेशन ऑफ हिडोनिज्म, सुख कलन की अवधारणा। तो बैंथम सुखों के मध्य, जिसे मैं एक लैंग्वेज दे रही हूँ, 20 वर्ड्स में एक लैंग्वेज का प्रयोग करना है, सुखों के मध्य मात्रात्मक अथवा परिमाणात्मक भेद को मापने हेतु बैंथम द्वारा प्रस्तुत एक विशेष प्रकार का सिद्धांत, जिसके प्रमुख रूप से 7 मापदंड हैं, वो सुख कलन अथवा कैलकुलेशन ऑफ हिडोनिज्म कहलाता है। एज ए डेफिनेशन के रूप में कहा जा सकता है, सुखों के मध्य
के मध्य मात्रात्मक भेद को मापने हेतु मात्रात्मक भेद को मापने हेतु एक विशेष प्रकार का नैतिक सिद्धांत जिसके 7 मापदंड होते हैं वो सुख कलन कहलाता है। इन 7 मापदंड में स्टूडेंट जो शुरू के 6 हैं उसमें क्रमिकता का कुछ भी नहीं है, आगे पीछे हो सकता है, बट जो व्यापकता का मापदंड है वो आप आगे नहीं लिख सकते हैं, ये बाद में जोड़ा गया मापदंड है। और यहाँ पर एक क्रॉस क्वेश्चन बनता है, वे कौन सा मापदंड है जो बेंथम को स्वार्थ मूलक सुखवाद की अपेक्षा सर्वार्थ मूलक या अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम हित की ओर ले जाता है। और वहाँ आपको व्यापकता का ही लिखना है, तो लिखते हुए 7 मापदंड यदि आपसे एग्जामिनर लिखाता है तो व्यापकता वाले मापदंड को हमेशा 7वें नंबर पर ही लिखा जाएगा। यदि हम आपको याद करने की दृष्टि से बताएं तो मैं आपको एक क्रमिकता में हल्का फुल्का बता देती हूँ। यदि हम बात कर रहे हैं सुख कलन की और जिसमें हम 7 मापदंड की, तो आप इस तरह से याद करेंगे। अवधि 3-3 अक्षर का एक साथ रखेंगे, अवधि के साथ तीव्रता का कॉम्बिनेशन याद रखिएगा, न को न के साथ लेते हुए निश्चितता के साथ निकटता का रखिएगा, ता के साथ ता का रखिएगा, विशुद्धता के साथ उत्पादकता का रखिएगा, और लास्ट में आप रखिएगा व्यापकता। तो आपके ये 7 मापदंड हो गए। अवधि, तीव्रता, निश्चितता, निकटता, विशुद्धता, उत्पादकता और लास्ट का है व्यापकता। तो मैं यहाँ क्रॉस क्वेश्चन करना चाह रही हूँ कि वो कौन सा मापदंड है जो बेंथम को स्वार्थमूलक सुखवाद की अपेक्षा सर्वार्थमूलक सुखवाद की ओर ले जाता है, अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम हित की ओर ले जाता है, अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम कल्याण की ओर ले जाता है। तो वहाँ पर आपको आंसर व्यापकता नामक मापदंड पर देना है। इसके अतिरिक्त यदि 7 मापदंड एग्जामिनर लिखाता है, कम समय में मिलने वाला तीव्र सुख, अनसर्टेनी की अपेक्षा जो निश्चित है अधिकतम सुख की उत्पत्ति करे, अधिकतम व्यक्तियों में व्यापक हो, तो ये 7 मापदंड आपसे 20 वर्ड्स में लिखाए जा सकते हैं या आपसे सुख कलन की डेफिनेशन पूछी जा सकती है। तो सुखों के मध्य मात्रात्मक अथवा परिमाणात्मक भेद को मापने हेतु बेंथम द्वारा प्रस्तुत एक विशेष सिद्धांत सुख कलन कहलाता है, जिसमें प्रमुख रूप से 7 मापदंड है: अवधि, तीव्रता, निश्चितता, निकटता, विशुद्धता, उत्पादकता और व्यापकता। एक मेजर क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि व्यक्ति समाज में रहकर के नैतिक नियमों की पालना क्यों करता है, व्यक्ति समाज में रहकर के नैतिक सिद्धांतों को क्यों स्वीकार करता है, समाज में इतना संतुलन, सामंजस्य, समाज में इतनी व्यवस्था क्यों है, क्या वो किसी से भयभीत होता है, क्या वो किसी से डरता है। तो बेंथम नैतिकता के पालन के लिए एक्सटर्नल यानी कि 4 प्रकार के बाह्य दबाव स्वीकार करते हैं। बहुत मेजर क्वेश्चन है जहाँ आपसे क्रॉस क्वेश्चन किया जा सकता है कि बेंथम नैतिकता के पालन में नैतिकता के पालन में 4 दबाव एक्सटर्नल यानी जिसे हम बोलते हैं बाह्य दबाव स्वीकार करते हैं। तो इन दबावों की हम चर्चा करना चाहेंगे। ये आपके हैं एक प्रकार से भौतिक दबाव, राजनैतिक दबाव, सामाजिक दबाव और एक है आपके धार्मिक दबाव।
यानी स्टूडेंट नैतिक, राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक। तो आपसे 20 वर्ड्स में यदि क्वेश्चन किया जा सकता है बेंथम ने कौन कौन से 4 दबावों की बात की, तो आपको उनके नाम बताने हैं। भौतिक दबाव, राजनीतिक दबाव, सामाजिक दबाव और धार्मिक दबाव। 20 से 50 में पूछा जा सकता है, इनके बारे में पूछा जा सकता है कि भौतिक दबाव क्या है। तो जो शारीरिक सुरक्षा का दबाव है कि हम किसी को दान देते हैं, या वो तो हम ये नहीं कि हमारे पास हम बहुत बड़े दानी हैं कि इससे ज़्यादा हमारी बॉडी उसे स्वीकार नहीं कर पा रही, तो जिससे सोच कर के हम वो दान दे देते हैं, भोजन इत्यादि। तो शारीरिक सुरक्षा से संबंधित दबाव भौतिक दबाव है, इसका संबंध शारीरिक सुरक्षा से माना गया है। और जो कानून का दबाव है, कानून का जो भय है, जो दंड का भय है, पुलिस की मार का, दंड का, जिससे आप नैतिक नियमों का समुचित रूप से पालन करते हैं, वो आपके राजनीतिक दबाव है। समाज की जो परंपरा है या फिर आपके रीति रिवाज है, या जो भी आपके समाज के जो मूर्धन्य यानी जो भी कर्ता धर्ता है उनके द्वारा जो प्रेशर बनाया गया उसके वशीभूत होकर आप नैतिक कार्य करते हैं, वो आपका सामाजिक दबाव है। नहीं तो हुक्का पानी बंद जैसी कहावत चरितार्थ होती है और कोई नहीं देख रहा, लेकिन फिर भी एक अलौकिक शक्ति देख रही है, यानी ईश्वरीय भय जो होता है, ईश्वरीय भय जो होता है, उसके दंड का जो भय होता है। तो ये जो 4 दबाव, इससे भयभीत होकर शारीरिक सुरक्षा से संबंधित जो दबाव है, भौतिक दबाव है, जो कानून का भय है, पुलिस की मार का भय है, जेल में जाना पड़ेगा, दंड को सहना पड़ेगा, ये आपके राजनीतिक दबाव है। समाज की परंपरा, रीति रिवाज, नियम कानून को हम समुचित रूप से पालन करते हैं, वो हम सामाजिक दबाव के वशीभूत होकर करते हैं। और जो ईश्वर का भय है वो आपके धार्मिक दबाव है। इनको बेंथम 4 प्रकार के एक्सटर्नल यानी बाह्य दबाव कहता है, जिसके वशीभूत होकर व्यक्ति नैतिक नियमों का समुचित रूप से पालन करता है। और लास्ट में बेंथम थ्योरी ऑफ जस्टिस, न्याय की व्याख्या करता है। और बेंथम के शब्दों में प्रत्येक का महत्व केवल स्थान, केवल एक का स्थान है, इससे अधिक नहीं। अथवा प्रत्येक का महत्व केवल एक का महत्व है, इससे अधिक नहीं। प्रत्येक का महत्व केवल एक का महत्व, इससे अधिक नहीं। समाज में जिस तरह से हमें उन्नति और विकास के अवसर चाहिए, उसी प्रकार से अन्य व्यक्तियों को भी उन्नति और विकास के अवसर चाहिए। तो एक को केवल एक का महत्व समझना चाहिए, आपको बनने के लिए एक कुर्सी चाहिए, उसी तरह दूसरे को भी उसकी योग्यता इत्यादि के अनुसार आगे के लिए अवसर चाहिए। यही थ्योरी ऑफ जस्टिस, न्याय की व्याख्या है। जिस तरह से प्रत्येक व्यक्ति को, यानी जो जितना असहाय और कमज़ोर है, उसे उन्नति और विकास के उतने ही अधिक अवसर प्राप्त होने चाहिए, तभी समाज में संतुलन, सामंजस्य और व्यवस्था कायम रह सकती है। इस प्रकार प्रत्येक का महत्व केवल एक का महत्व है, इससे अधिक नहीं। प्रत्येक का स्थान केवल एक का स्थान है, इससे अधिक नहीं। इस प्रकार बेंथम न्याय की व्याख्या करते हैं। तो बेंथम के दर्शन में मैंने स्टूडेंट बताया, सुखमूलक उपयोगितावादी हैं बेंथम, मनोवैज्ञानिक सुखवादी हैं और सुखों के मध्य केवल और केवल मात्रात्मक अथवा परिमाणात्मक भेद मानते हैं। सुख के मध्य मात्रा को मापने के लिए बेंथम 4 प्रकार, वो बेंथम कैलकुलेशन ऑफ हिडोनिज्म, सुख कलन का सिद्धांत लेकर के आते हैं। जिसमें प्रमुख रूप से 7 मापदंड माने गए हैं: अवधि, तीव्रता, निश्चितता, निकटता, विशुद्धता, उत्पादकता और लास्ट में व्यापकता। व्यापकता नामक मापदंड बेंथम को स्वार्थमूलक सुखवाद की अपेक्षा अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम हित की ओर ले जाता है। और नैतिकता के पालन में व्यक्ति 4 प्रकार के दबाव मानता है, जिसमें भौतिक दबाव, राजनीतिक दबाव, सामाजिक और धार्मिक दबाव है।
न्याय की व्याख्या बैंथम के शब्दों में एक का महत्व केवल एक का महत्व है, इससे अधिक नहीं। प्रत्येक का स्थान केवल एक का स्थान है, इससे अधिक नहीं। बैंथम के ही जो संवर्धित रूप हैं वो हमें मिल के दर्शन में देखते हैं। तो मिल जो है, J.S. मिल जो हैं, बैंथम के आलोचक दार्शनिक माने गए हैं। एक प्रकार से मिल जो हैं वो बैंथम के उपयोगितावाद को और संवर्धित कर देते हैं। तो J.S. मिल जो हैं, J.S. जो मिल हैं, J.S. मिल का जो उपयोगितावाद है वो भी कुछ पॉइंटों में है, मैं बताना चाहूँगी। ये भी सुख मूलक उपयोगितावादी हैं, सुख मूलक उपयोगितावादी हैं। नैतिक सुखवाद की व्याख्या मनोवैज्ञानिक सुखवाद से करते हैं। मनोवैज्ञानिक सुखवाद से करते हैं। सुखों में मात्रात्मक भेद के साथ साथ गुणात्मक भेद स्वीकार करते हैं। क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी का भेद भी ये स्वीकार करते हैं। और मिल जो है वो उत्कृष्ट श्रेणी के सुखवाद को स्वीकार करते हैं। और यही कारण है एक संतुष्ट शूकर की अपेक्षा, यानी कि इनके दर्शन में बौद्धिक सुख यानी सुखों के मध्य गुणात्मक भेद माना जाता है और नैतिकता के पालन में मिल 5 दबाव, 4 तो बैंथम द्वारा मान्य और 5वां जो दबाव मानते हैं वो आंतरिक दबाव के रूप में अंतरात्मा की आवाज़ों कहते हैं। 5वां दबाव स्वीकार करते हैं और लास्ट में मिल भी न्याय की व्याख्या करते हैं। तो मैं बताना चाहूँगी कि बैंथम के समान मिल भी ये मानते हैं कि किसी भी कर्म अथवा नियम को अपनाने के परिणाम स्वरूप स्टूडेंट अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख की प्राप्ति हो, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम हित हो या अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम कल्याण हो। तो मिल भी बैंथम के समान सुख मूलक उपयोगितावादी हैं। लेकिन मिल की एक बात बताना चाहूँगी कि मिल नैतिक सुखवाद की व्याख्या मनोविज्ञान यानी बेस में मनोविज्ञान से चाहिए है से मिल चाहिए शब्द पर पहुंचते हैं, जिसको मैं कहना चाहूँगी मैंने पहले ही नैतिक सुखवाद और मनोवैज्ञानिक सुखवाद के कॉन्सेप्ट समझाए थे। चाहिए शब्द वाला नैतिक है तो है वाला मनोविज्ञान है, स्वभाव गुण इत्यादि की व्याख्या करने वाला मनोविज्ञान है, तो परम साध्य मानकर उसकी ओर अग्रसर होने वाला आपके नैतिक है। तो इनका एक कथन है वो इस बात की पुष्टि करता है, जिस प्रकार दर्शनीय का अर्थ है कि लोग यानी व्यक्ति वास्तव में उसे देखते हैं, अतः तुम्हें देखना चाहिए। दर्शनीय यानी कि दर्शनीय का जो अर्थ है कि लोग वास्तव में उसे देखते हैं, जबकि एक्चुअल में अनियत प्रत्यय से लगा हुआ है कि देखना चाहिए होता है मीनिंग, लेकिन मिल लेते हैं देखते हैं, फिर निष्कर्ष निकालते हैं अतः तुम्हें देखना चाहिए। और एक और शब्द लेते हैं वो तथ्यपरक। श्रवणीय का अर्थ है, एक्चुअल अर्थ होता है सुनना चाहिए, लेकिन मिल लेते हैं कि लोग वास्तव में उसे सुनते हैं अतः तुम्हें सुनना चाहिए। इससे वो नैतिक शब्द पर आते हैं वांछनीय। लोग सुख की इच्छा करते हैं अतः तुम्हें सुख की इच्छा करनी चाहिए, यानी है शब्द से मिल चाहिए शब्द पर पहुंचते हैं, अर्थात
नैतिक सुखवाद की व्याख्या वो मनोवैज्ञानिक सुखवाद से करते हैं, जो बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है, जिसकी आगे जाकर आलोचना हुई है। सबसे पहली बात तो मैं बताना चाहूँगी स्टूडेंट, दोनों का क्षेत्र स्कोप दोनों का अलग अलग है। जहाँ पर मनोवैज्ञानिक सुखवाद का संबंध है शब्द से, वहीं नैतिक सुखवाद का चाहिए। और जब आप नीचे मनोविज्ञान को रख रहे हैं और ये कह रहे हैं व्यक्ति स्वभाव से सुख की इच्छा करता है, तो इस तथ्य का कोई औचित्य नहीं रहता, अतः उसे ऐसा करना चाहिए। कर ही रहे तो चाहिए शब्द का कोई महत्व नहीं रहता है। इसलिए नैतिक सुखवाद की व्याख्या मनोवैज्ञानिक सुखवाद से नहीं की जा सकती, बट ऐसा करने का काम मिल ने किया है। मिल इस बात को स्वीकार करते हैं कि सुखों में मात्रात्मक भेद होता है, सुखों में परिमाणात्मक भेद होता है, बट सुखों में मात्रा के साथ साथ क्वालिटी का, क्वांटिटी का भेद भी होता है। उत्कृष्ट कोटि का सुख होता है, एक निकृष्ट और एक उत्कृष्ट कोटि का होता है। रिफाइंड शुद्ध होता है, परिष्कृत होता है। स्थूल की अपेक्षा परिष्कृत, स्थूल सुखवाद ही सब कुछ नहीं है, ग्रोस की अपेक्षा जो रिफाइंड सुखवाद है। और उसके लिए वो एक कोटेशन देते हैं, एक संतुष्ट शूकर, शूकर का मतलब होता है स्टूडेंट सुअर, होने की अपेक्षा असंतुष्ट मनुष्य होना अधिक अच्छा है। अभी स्टॉप पे भी खत्म नहीं हुआ है। एक संतुष्ट पागल होने की अपेक्षा असंतुष्ट सोक्रेटिस यानी ये कोटेशन यहाँ पर आकर के ख़त्म हो रही है कि पशु योनि से श्रेष्ठ मनुष्य योनि है। पशु योनि में भी यदि शुकर का कोई स्टैंडर्ड नहीं है, बहुत निम्नतम स्टैंडर्ड का होता है, उससे ज़्यादा श्रेष्ठ मनुष्य है। और मनुष्य योनि में भी जन्म लेकर व्यक्ति यदि पागल रहा, जिसमें सोच समझ का, कोई विवेक का कोई औचित्य नहीं है, उससे अपेक्षा असंतुष्ट सोक्रेटिस, जिसका पूरा जीवन श्रेष्ठता की खोज था, बौद्धिकता की खोज था, ऐसा व्यक्ति को जीवन यापन करना चाहिए। अर्थात ये कोटेशन कहती है सुखों में परिमाणात्मक भेद के साथ साथ, परिमाणात्मक भेद के साथ साथ गुणात्मक भेद भी पाया जाता है। परिमाणात्मक भेद के साथ साथ गुणात्मक, यानी कि ये स्थूल सुख की अपेक्षा परिष्कृत सुख को महत्व देते हैं, रिफाइन, यानी कि श्रेष्ठ सुख को, बौद्धिक सुख को, रैशनल, बौद्धिक सुख शारीरिक सुख की अपेक्षा ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। और नैतिकता के पालन में 4 दबाव, जो बाह्य दबाव बेंथम ने स्वीकार किए, उसके अतिरिक्त मिल एक आंतरिक दबाव, इंटरनल जो प्रेशर है, अंतरात्मा की आवाज़, जिसमें आप सुनते सबके करते अपने किए, जो आपको सही गलत उचित अनुचित का मार्गदर्शन करता है। तो आंतरिक दबाव के वशीभूत होकर के ही व्यक्ति सही गलत के मध्य भेद करता है, डिसीजन लेता है। तो 5 दबाव के अतिरिक्त जो अंतरात्मा की आवाज़ है, जो हमें सही गलत और उचित अनुचित के मध्य भेद कराती है, तो 5 दबाव मिलने स्वीकार किए हैं। और व्यक्तित्व के सम्मान को, व्यक्तित्व का सम्मान जो है वो मिल के दर्शन में न्याय है। जो व्यवहार आप दूसरों के प्रति, अपने दूसरों के द्वारा अपने प्रति चाहते हो, समय आने पर वही व्यवहार अपने पड़ोसियों से कीजिए। यानी जिस तरह से हमें अपने व्यक्तित्व के सम्मान की रहती है, उसी प्रकार से हमें दूसरों के व्यक्तित्व का भी सम्मान करना चाहिए। इस प्रकार यदि हम स्टूडेंट बेंथम और मिल की बात करते हैं, तुलनात्मक रूप से देखते हैं, तो बेंथम और मिल के वो ही टॉपिक आपको लिखने जिसकी हमें तुलना, मतलब तुलना का मतलब है वो टॉपिक जिस पर लेकर इनका मतभेद है।
तो यदि हम बात करते हैं बेंथम की, बेंथम सुखों में केवल मात्रात्मक भेद स्वीकार करते हैं, वहीं मिल मात्रात्मक भेद के साथ साथ बताइए कौन सा? वेरी गुड, गुणात्मक भेद भी स्वीकार करते हैं। यदि हम बात करते हैं नैतिकता के पालन में, बेंथम 4 दबाव स्वीकार करते हैं, तो आपको आना चाहिए नैतिकता के पालन में मिल 5 दबाव, यानी 5वें दबाव के रूप में वो आंतरिक दबाव को स्वीकार करते हैं। और जहाँ ग्रोस स्थूल भौतिक सुखवादी, स्थूल सुखवादी मिल को, वो बेंथम को माना गया है, वहीं पर परिष्कृत रिफाइंड छना हुआ सुखवादी मिल को। इस प्रकार बेंथम और मिल आपस में परस्पर दोनों सहयोगी हैं, दोनों सुखमूलक उपयोगितावादी हैं, अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख को महत्व देते हैं। बट सुख कलन का सिद्धांत अव्यवहारिक है। सुख एक अनुभूति है स्टूडेंट, जिसे हम नाप तोल नहीं सकते हैं। और इसके अतिरिक्त ये यदि हम मिल की भी बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट कि जब सुख है तो सुख में बुद्धि का काम नहीं चलता है। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी चाहिए, ये बात अच्छी तरह से, उपयोगितावाद में हम अधिकतम व्यक्ति परिणाम मूलक हैं ये, और इन्हीं के दर्शन में आगे जाकर जो नेचुरलिज्म फैलेसीज यानी प्रकृतिवादी तर्कदोष जो आपके मूर के द्वारा देखा गया, कांट जो हैं परिणाम को महत्व नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी स्वार्थवाद की अपेक्षा उपयोगितावाद ज़्यादा व्यापक है। स्वयं के हित और कल्याण की अपेक्षा अधिकतम व्यक्तियों का हित, अधिकतम व्यक्तियों का कल्याण ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इन दोनों दार्शनिकों का जो आलोचक दार्शनिक बना है वो है आपके हेनरी सिज्विक है। और हेनरी सिज्विक का एक प्रसिद्ध सिद्धांत माना गया है सुखवाद का विरोधाभास। सुखवाद का विरोधाभास, पैराडॉक्स ऑफ हिडोनिज्म। सुखवाद का विरोधाभास जो प्रस्तुत किया है वो सिज्विक के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार हेनरी सिज्विक ने सुखवाद के विरोधाभास की प्रस्तुति की है। और ये सिद्धांत क्या कहता है? हेनरी सिज्विक की एक प्रसिद्ध रचना है मेथड्स ऑफ एथिक्स। मेथड्स ऑफ एथिक्स, यहाँ मेथड से अर्थ बुद्धि से लिया गया है। व्यक्ति को अपने समस्त कर्म बुद्धि के नियंत्रण में करने चाहिए। सुखवाद का विरोधाभास कहता है कि व्यक्ति वास्तव में व्यक्ति वस्तु की इच्छा करता है, उससे प्राप्त होने वाले सुख अथवा आनंद की नहीं, बेंथम और मिल का दबाव था व्यक्ति सुख की इच्छा करता है, जबकि सिज्विक कहते हैं वस्तु की हम इच्छा करते हैं उससे तो सुख मिल ही जाएगा। एक उदाहरण से इस बात को प्रस्तुत करते हैं। वो भूख लगने पर भोजन की इच्छा की जाती है, भोजन की इच्छा की जाती है, उससे प्राप्त होने वाले सुख की नहीं। जितना अधिक हम सुख की इच्छा करते हैं
करते हैं, ऐसा मिलेगा वैसा, उतना ही सुख हमसे दूर होता जाता है। तो एक्चुअल में व्यक्ति वस्तु की इच्छा करता है, उससे प्राप्त होने वाले सुख की नहीं। सुख को प्राप्त करने के लिए सुख को भुलाना बहुत ही आवश्यक है। पैराडॉक्स ऑफ हिडोनिज्म, सुखवाद का विरोधाभास। बैंथम और मिल के विरोध में ये प्रस्तुत हुआ है। मेथड्स ऑफ एथिक्स सिज़विक की प्रसिद्ध रचना है। सुखवाद का विरोधाभास ये कहता है कि व्यक्ति वास्तव में सुख की नहीं इच्छा करता, वस्तु की इच्छा करता है, उससे प्राप्त होने वाले सुख की ने एक उदाहरण से इस बात को प्रस्तुत किया है कि भूख लगने पर व्यक्ति भोजन की इच्छा करता है, उससे प्राप्त होने वाले सुख की नहीं। जितना अधिक हम सुख की इच्छा करेंगे उतना ही सुख हमसे दूर होता जाएगा। सुख को प्राप्त करने के लिए सुख को भुलाना बहुत ही आवश्यक है। यदि हम कुछ जनरल क्वेश्चंस की बात करते हैं स्टूडेंट, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जैसे आपके क्वेश्चन आ सकता है, सुख कलन का सिद्धांत क्या है? सुख कलन का सिद्धांत क्या है? बहुत मेजर क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। या आपके नैतिकता के पालन में बैंथम कौन से 4 दबाव स्वीकार करते हैं, उनका नाम पूछा जा सकता है। या आपके बैंथम के दर्शन में थ्योरी ऑफ जस्टिस, न्याय की व्याख्या पूछी जा सकती है। आपके बैंथम और मिल के दर्शन में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बैंथम और मिल के दर्शन में मूलभूत अंतर। 50 वर्ड्स में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। मिल के दर्शन में आंतरिक दबाव को पूछा जा सकता है। या आपके क्वेश्चन बन सकता है, सुखवाद का विरोधाभास क्या है? सुखवाद का पैराडॉक्स ऑफ हिडोनिज्म, सिज़विक के दर्शन में सुखवाद के विरोधाभास को स्पष्ट कीजिए। सुखवाद के विरोधाभास को स्पष्ट कीजिए। या फिर आपके बैंथम, मिल और सिज़विक का उपयोगितावाद एसेंस में पूछा जा सकता है। उपयोगितावाद पूछा जा सकता है, उपयोगितावाद के भेद पूछे जा सकते हैं, सुखवाद के भेद पूछे जा सकते हैं। तो स्टूडेंट, बैंथम और मिल दोनों उपयोगितावादी दार्शनिक हैं, अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख को महत्व देते हैं, बट ये परिणाम मूलक है और सुख की कामना करने को महत्व देते हैं, जिसमें मिल सिज़विक कहते हैं व्यक्ति वस्तु की इच्छा करता है, उससे प्राप्त होने वाले सुख की नहीं। एक उदाहरण से वो बताते हैं कि भूख लगने पर स्टूडेंट हम भोजन की इच्छा करते हैं, उससे प्राप्त होने वाले आनंद में हम नहीं जी, उससे पेट नहीं भरता है। सुख को प्राप्त करने के लिए सुख को भुलाना बहुत ही आवश्यक है। जितना अधिक हम सुख प्राप्ति की इच्छा करेंगे उतना ही सुख हमसे दूर होता चला जाएगा। इस प्रकार आज हमने इस वीडियो में हमने उपयोगितावादी दार्शनिकों की बात की, सुखवाद की बात की है। सुखवाद या उपयोगितावाद जो है वो काफ़ी हद तक अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख को महत्व देता है, बट ये उपयोगितावाद जो है गांधी जी के सर्वोदय से कम व्यापक है। क्योंकि उपयोगितावाद में जहां हम अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम हित को, अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम कल्याण को महत्व देते हैं, वहीं पर गांधी जी का सर्वोदय सभी के हित और कल्याण की बात कहता है। उपयोगितावाद का आधार सुख है जो बाह्य होता है, जबकि गांधी जी के सर्वोदय का आधार प्रेम है, जिसका संबंध हमारी अंतरात्मा की आवाज़, हमारे आंतरिक दबाव से है। इस प्रकार जो उपयोगितावाद है काफ़ी हद तक समाज में संतुलन, सामंजस्य, अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम हित और कल्याण की बात करता है। प्रशासन में इसका अधिकतर महत्व है। वो कल्याणकारी जन उपयोगी योजनाएं जिसका लाभ अधिकतम व्यक्तियों तक पहुंच सके, अधिकतम व्यक्तियों की ज़रूरत उससे पूर्ण हो सके, अधिकतम व्यक्तियों का हित हो सके, कल्याण हो सके, उसे हमें समाज में लागू करना चाहिए। धन्यवाद। सूर्य आ जाओ। हो गया? देखो तुम इनको साथ के साथ लेते तो हो ना, जब पढ़ाती हूँ मैं, साइड में देते हो कि नहीं?